लक्षद्वीप बार में अय्याशी का अड्डा। डांस की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा। लक्षद्वीप नहीं, अय्याशी का द्वीप। देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। रोसालिन रहे जहां, दर्द न रहे वहां। भावसारचं आयुर्वेदिक रोसालिन मालिश तेल। दिलखुलास पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। ऐसे निर्णय आप में वो पिता का गुण आया है या फिर कुछ चीज़ें और भी आप पिता की कॉपी करती हैं या फिर अपनी तरीके से भी कुछ लेती हैं? देखिए, मेरा जो काम करने का तरीका है शायद मेरा अपना स्टाइल है, लेकिन जो कुछ भी मैंने सीखा है मेरे पिताजी से ही सीखा है। नमस्कार, भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश कोचरेकर। हर हफ्ते की तरह 2013 साल के आखिरी शनिवार हम मिल रहे हैं पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ भविष्यवाणी को लेकर। पंडित जी, आज जो है 2013 का आखिरी शनिवार है, 2013 की आखिरी भविष्यवाणी है। तो 2014 की भविष्यवाणी हमें करनी है आज के दिन में, लेकिन आज जो है हम इस कार्यक्रम की शुरुआत आज के भारतीय लोकशाही हो या भारतीय जनतंत्र के सबसे बड़ी घटना से करेंगे। हालांकि आज हम यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में राजनीतिक चिकित्सा नहीं करेंगे, लेकिन 3 शख्सियत के ऊपर अगर आज हम भाष्य नहीं करेंगे या भविष्यवाणी के जरिए रोशनी नहीं डालेंगे तो ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। जिसके चलते सबसे पहले आज भारतीय जनतंत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा अध्याय लिखा गया है। उस अध्याय लिखने वाले शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। पंडित जी, आज भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी घटना है, आम आदमी आज मुख्यमंत्री बन गया है। अरविंद केजरीवाल ने आज दोपहर 12 बजे जब शपथ ली तो उसके पहले 4 घंटे पूरी दिल्ली रास्ते पर उतर आई थी। अरविंद केजरीवाल सबसे युवा मुख्यमंत्री बने दिल्ली के और 7वें मुख्यमंत्री है दिल्ली के। क्या उनका भविष्य किस तरह से होगा? देखिए, यहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात करें, डेफिनेटली उनका खुद का भविष्य, सबसे पहले 2 चीजें हैं कि आप पार्टी आज की स्थापना दिवस, आज के स्थापना के मुहूर्त के ऊपर बनाई हुई गोचर की कुंडली, 3 चीजों का यहाँ पर आपका सबसे पहला सवाल कि उनका भविष्य कैसा होगा जी। अरविंद केजरीवाल का भविष्य डेफिनेटली एक बहुत ही उज्जवल और उद्यमी बंदे का भविष्य है। ऐसा कह लीजिए कि आगे आने वाले दिनों में उनकी तुलना बड़े बड़े हमारे जो लीडर हैं, चाहे वो महात्मा गांधी थे, पटेल थे, ऐसे लोगों के साथ उनकी तुलना की जाएगी। मगर आज की परिस्थिति को भांपना बहुत ज़रूरी है। अरविंद की खुद की कुंडली 2032 तक बहुत ही अच्छी है, नो डाउट एट ऑल। मगर यहाँ तक आज की स्थापना दिवस, आज के मुख्यमंत्री के पर्टिकुलरली ओथ की टाइमिंग को देखकर जो हमने कुंडली बनाई है, जिसमें मीन लगन है और मीन लगन के साथ में चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं शनि के साथ में बैठा हुआ विश्व योग का निर्माण कर रहा है, और मंगल बुध के घर में 7वें भाव में स्त्री के घर में बैठा हुआ है। यानी पार्टी के आज के दिन आदमी का सपोर्ट कौन होता है? स्त्री। पार्टी का सपोर्ट कौन होता है? जो पीछे 8 लोग बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस 7वें स्थान पे बैठी हुई मुझे दिखाई देती है, जो कि
मंगल यानी मांगलिक कर देती है इस पूरे घटनाक्रम को। अरविंद ने शपथ ली, हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत ही उद्यमी व्यक्ति हैं, पूरे वातावरण को उन्होंने भावनात्मक कर दिया। मगर अगर हम कुंडली का अध्ययन करें तो आगे आप मुझसे ज़रूर ये पूछिए कि मंगल का अर्थ क्या है और आगे कितना अमंगल लिखा हुआ है। नहीं, ये बात तो ठीक है, इसकी चिकित्सा हम आने वाले और जो हमारे कार्यक्रम होंगे उनमें करेंगे। लेकिन सबसे अहमियत भरी बात यह है पंडित जी कि देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक आम आदमी के रूप में अपनी राजनीति शुरू की, आज वो मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, यानी देश की राजधानी में उनकी भूमिका बहुत ही अहम रहेगी। लेकिन जैसे ही आम आदमी को सफलता मिलती है या आम आदमी या आप जो है वो कामयाब होती है, उसी वक्त राहुल गांधी ने एक अपना अलग नया रूप जो है वो देश को दिखा दिया है। और कल जिस तरह से उन्होंने आदर्श घोटाले की बात हो या उसके पहले जो दागी लोक प्रतिनिधियों के बारे में जो बिल निकलने वाला था उसके बारे में जो बात है, इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो राहुल गांधी के लिए आने वाला साल और उनका भविष्य किस तरह से होगा? देखिए, जिस तरह से पहले हम अरविंद की बात कर रहे थे, तो आप जो है वो कितने दिन चलेगी, इस सवाल को हम डेफिनेटली लास्ट में उठाएंगे। मगर राहुल गांधी की कुंडली का जब, क्योंकि वो भी राहुल गांधी के ऊपर ही है उनका आपका चलना। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। मगर जब हम राहुल गांधी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी में अपने ही लोगों के द्वारा ठगे हुए राहुल गांधी आपको 2014 में दिखाई देंगे। क्या कह रहे हैं पंडित जी? जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ठगे हुए का मतलब ये नहीं कि आपकी कोई जेब काट के चला गया, नहीं, बात मतलब कहीं ना कहीं लोग कुछ गलत जानकारी देंगे, कुछ गलत उनसे करवाएंगे, गलत कुछ कहेंगे, ये आप कह रहे हैं? नहीं करवाएंगे, मतलब कहने का कि आज अगर आप कांग्रेस, मैं किसी की सपोर्ट ना लेते हुए अगर कांग्रेस के घोटालों की बात करें, अगर कांग्रेस रूलिंग पार्टी में होते हुए नहीं चाहती तो ये घोटाले बाहर नहीं आते थे। इसलिए कहीं ना कहीं आई सैल्यूट मिसेस गांधी एंड मिस्टर राहुल गांधी एंड हिज पार्टी कि कहीं ना कहीं ये घोटाले बाहर निकले ताकि आगे कोई घोटाला ना कर सके, चाहे वो कांग्रेस ने किए चाहे भारतीय जनता पार्टी ने किए, उसका फल अरविंद केजरीवाल को जरूर मिला। मगर राहुल गांधी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली एक बात तय है कि अगला साल इलेक्शन का दौर है, अगला साल देश में एक परिवर्तन का दौर है, जिस परिवर्तन में राहुल गांधी पिछड़ते हुए दिखाई देते हैं। राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने ही लोगों के द्वारा डिसएडवांटेज कह लीजिए उनको मिलता हुआ दिखाई देता है, टेकन फॉर ग्रांटेड मिलते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, मगर अगर उसी समय अगर हम राहुल गांधी के सामने ऑपोजिशन की बात करें तो ऑपोजिशन बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उनकी कुंडली में विरोधाभास जो है, वो विरोधी जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। और वो विरोधी कौन है वो आप सबको पता है। जी पंडित जी, जहां तक बात है राहुल गांधी की, कल राहुल गांधी ने जब आदर्श घोटाले के ऊपर बात की तब पूरा देश और पूरी कांग्रेस जो है एकदम सन्न हो गई, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हाँ इसकी पुनर्जांच होनी चाहिए इस रिपोर्ट की। तो राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उसके पहले मिलिंद देवरा ने ट्वीट किया और राहुल गांधी बोले। उसके पहले जिस तरह से जो दागी लोक प्रतिनिधियों के बारे में जो बात हुई थी तब भी मिलिंद देवरा ने बोले थे। अगली बार हम मिलिंद देवरा की कुंडली लेकर आएंगे, कितने बड़े होंगे मिलिंद देवरा के राजनीतिक भविष्य की सारी दारोमदार, इस पर हम भाष्य करेंगे। लेकिन आज हमारे पास समय की कमी है, जिसके चलते हम जो महत्वपूर्ण मामले हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों को या उन्हीं बिंदुओं को छुएंगे। आदर्श को लेकर देखिए, ये पहला घोटाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से देश में और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में इस आदर्श घोटाले को लेकर कांग्रेस के विरोधक जो है या विरोधी जो है या विपक्ष जो है जितनी ताकत से बाहर निकले हैं, इसके पहले कभी नहीं निकले थे। तो ये आदर्श घोटाला जो है क्या होगा इसका? देखिए, लास्ट एपिसोड की अगर आप थोड़ा इसको रिपीट करें लास्ट एपिसोड को, तो उसमें आप मुझे बहुत से लोगों का अभिनंदन का एसएमएस भी आया कि आपने मुझे पूछा था कि लास्ट दिन में सदन में वो पारित हो गया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ही के माध्यम से आपने पूछा हुआ सवाल का मैंने जवाब दिया था कि ये वापस खुलेगा, और इसमें अशोक चौहान की कुंडली, कन्हैयालाल गिडवानी जो नहीं रहे उनकी कुंडली,
और सुभाष लाला की कुंडली, या इवन स्वर्गीय विलासराव देशमुख जो हैं, या कहीं ना कहीं खोपरागड़े जो हैं उनकी बेटी की कुंडली, उन सब की कुंडलियों का हमने अध्ययन करके ये बोला था कि ये वापस खुलेगा और इसमें जितने भी लोग आरोपी हैं उनको सजा भी होगी और कहीं ना कहीं उनके ऊपर चार्जशीट भी दाखिल होगी। बल्कि ये ठंडे बस्ते में पड़ गया था 15 तारीख के बाद। मगर आज मित्रों एक बात तय है कि राहुल गांधी या मिलिंद देओरा या कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने जो हिम्मत दिखाई है कि नहीं, अगर बाकी के घोटाले हमने सामने लाए हैं तो ये घोटाला भी सामने आएगा, और उनके जितने भी सपोर्टर थे, चाहे वो कनीमोजी थी, चाहे वो करुणानिधि थे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव थे या सुरेश कलमाड़ी थे, उनको सजा मिली और उन्होंने डेफिनेटली उस सजा के लिए। पंडित जी, मैं सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं, देखिए जहां तक 10 जनपद की बात है या गांधी परिवार की बात है, तो गांधी परिवार के बहुत ही लॉयल रहे चौहान फैमिली, जो कि महाराष्ट्र की नांदेड़ से आते हैं। शंकरराव चौहान, स्वर्गीय शंकरराव चौहान गृह मंत्री हुआ करते थे केंद्र सरकार में, और उनके सुपुत्र जो है राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्या अशोक चौहान जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे 2014 में, इसको फिर से खोलने के बाद? देखिए, यहाँ तक जेल में जाने की बात है, उसके ऊपर मैं एक व्यक्तिगत टिप्पणी की बात हो जाती है, मगर डेफिनेटली उनको इस आरोप से भरी नहीं होंगे। वो इस आरोप में उनको लपेटा जाएगा और डेफिनेटली उस आरोप में बाकी के लोग भी लपेटे जाएंगे। उनमें सजा क्या होती है, जेल यात्रा होती है या उनसे वो फ्लैट लेकर आर्मी को या नेवी को दे दिए जाते हैं, वो बात जो है वो डेफिनेटली एक भविष्य में बैठी हुई है। मगर आरोप सिद्ध होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। आरोप सिद्ध होंगे, जैसे मधु कोड़ा के ऊपर हुए थे, कृपाशंकर सिंह के ऊपर हुए थे, इसी तरह ये आरोप सिद्ध होंगे। क्योंकि उस दिन जो आपने सवाल किया था वो कुंडली मैंने वापस निकाली, उस गोचर को मैंने निकालने के बाद में एक बात तय दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं वातावरण इनके विरुद्ध जाएगा और ये फाइल पूरी तरह से एक बार खुलेगी। जी पंडित जी, मैं अक्सर जब भी कोई कार्यक्रम करता हूं या जब भी मैं टेलीविजन के कैमरा के सामने जाता हूं, तब मैं खुद को एक बात समझा लेता हूं कि आम आदमी के मन में जो सवाल है उस सवाल को लेकर आप सामने आ जाइए, तब आपका कार्यक्रम या आपकी कोई भी बात थोड़ी देखने लायक और लोगों के तरफ से सराहने लायक हो जाती है। मैं आपसे ये इस 2013 का सबसे अहम सवाल पूछूंगा अब, और बहुत ही जो आपकी स्टाइल है या जो आपका तरीका है उस तरीके से आप उसका जवाब दें, ये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा। देखिए, 2013 में 11 नवंबर 2013 को एक शख्सियत को अपने कुर्सी पर बैठे 3 साल हुए। बहुत ही साफ सुथरी इमेज, बहुत ही उच्चतम शिक्षा लेकर देश में पधारे हुए इस शख्सियत का नाम है पृथ्वीराज चौहान। मेरा एक सटीक और सीधा सवाल है, 2014 के शुरुआत में क्या जिस तरह से अमावस्या से ये साल शुरू हो रहा है, तो क्या पृथ्वी बाबा के सामने अमावस्या का अंधकार दिखाई देता है या रोशनी दिखाई देती है? क्या होगा पृथ्वी बाबा का? देखिए, जब उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, 17 मार्च 1946 इंदौर में उनका जन्म हुआ है। वातावरण डेफिनेटली घुटा हुआ रहेगा, एक बात पक्की है। कहीं ना कहीं ह्यूमिलेशन सहनी पड़ सकती है, कहीं ना कहीं उनको आगे जाकर अपने, यानी ये जैसे ये घोटाले में अगर आज उनका आप फेस रीडिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो एक ऐसे शख्स दिखाई दिए जो कि हार चुके हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में एक असुरक्षा, कुंडली के आधार से वो हार चुके हैं और आने वाले समय में हार सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बोला आपने। कुंडली के आधार पर 12 मार्च से पहले उनको बदला जा सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। और ये जो अगले 15-16 दिन है, इसमें उनके ऊपर प्रेशर और बढ़ सकता है। अमावस्या से लेकर मकर संक्रांति तक ये प्रेशर इतना बढ़ सकता है कि कहीं ना कहीं आप अब गए, कल गए, आज गए, ये ज्योतिषीय आधार पर उनकी कुंडली में पड़े हुए ग्रह और आज के गोचर के ऊपर और आदर्श घोटाले के देखिए, स्वर्गीय विलासराव क्यों गए? एक छोटी सी घटना हुई, उस घटना का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, मगर इस घटना का तो देश की अस्मिता के साथ, देश के सम्मान के साथ, राष्ट्र की प्रतिभा के साथ में जुड़ा हुआ ये मामला है डेफिनेटली। और ऊपर से अगर कहते हैं कि ग्रह दशा खराब हो, डेफिनेटली उनकी शनि की महादशा अच्छी है, मगर शनि के साथ में चंद्र और राहु विश्व योग का निर्माण करते हैं, जिसके कारण पॉसिबली उनको उनके जाने के योग ज़्यादा बनते हैं।
जाने के योग ज्यादा बनते हैं, ऐसे पंडित राजकुमार शर्मा कह रहे हैं। पंडित जी, अभी तक हमने 4 लोगों के बारे में जो आपसे भविष्यवाणी समझने की कोशिश की। एक अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने आज एक नया अध्याय लिखा, आपने कहा कि उनका भविष्य उज्जवल है। दूसरे राहुल सिर्फ गांधी, उनका, पार्टी का भविष्य कितना उज्जवल है वो आप मुझे जाते हुए पूछे या अगले एपिसोड में पूछे। सिर्फ अरविंद केजरीवाल हिमसेल्फ हैज ए वेरी गुड हॉरोस्कोप। हाँ जी। फिर आपने राहुल गांधी के लिए 2014 जो है बहुत ही खतरनाक और खतरे से खाली ना होने वाला साल बताया है। कमजोर साल होगा कहीं ना कहीं पार्टी के लिए। लेकिन उनकी मतलब चुनाव भी उसी साल में हो रहे हैं, और ऐसे में अगर राहुल गांधी के लिए ये साल अगर कमजोर साबित हुआ तो आप मानो कांग्रेस के लिए क्या होगा। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी नहीं, आज हम नरेंद्र मोदी को छूते ही नहीं है, क्योंकि मोदी का जो सारा मामला है उसको हम बहुत फुर्सत से ले लेंगे। साथ ही साथ आपने ये कहा कि पृथ्वीराज अशोक चौहान को कटघरे में खड़ा रहना पड़ेगा और जो भी कुछ हुआ उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पृथ्वीराज चौहान 12 मार्च तक, उनके लिए देखिए 12 मार्च ये मुंबई और महाराष्ट्र की नहीं बल्कि देश के लिए एक ऐसा काला दिन है कि जिस दिन मुंबई में 90 के दशक में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट हुए थे और जिसमें 200 से करीब लोग अपनी जान धोकर पड़े थे। और ऐसे में ये 12 मार्च की जो एक खतरनाक तारीख पंडित जी ने बताई है, देखना यह है कि पृथ्वी बाबा का इसके आजू बाजू में क्या होता है। अब हम मुड़ते हैं ये 3-4 शख्सियतों के भविष्यवाणी के साथ हम मुड़ेंगे अगले विषय की ओर, लेकिन उसके पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम इस साल का यानी 2014 का भविष्य किस तरह रहेगा, हर एक शख्सियत के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए उसकी चिकित्सा करेंगे भविष्यवाणी में। लेकिन अब लेते एक छोटा सा ब्रेक। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। दिलखुलास पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। भविष्यवाणी में ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने के पहले हमने नेताओं के कुंडली में झांक कर देखने की कोशिश की। भाई, नेता तो नेता है, अपने घर में रहेंगे, नेतागिरी करेंगे, लेकिन आप और हमारी कुंडली की हालत किस तरह से रहेगी 2014 में, हमारे साथ क्या होगा, इन पर चिकित्सा करना, इस पर भविष्यवाणी करना, इसी के लिए पंडित राजकुमार शर्मा जी का ये भविष्यवाणी का कार्यक्रम है। पंडित जी, 2014 साल का जो शुरुआत है वो शुरुआत अमावस्या से हो रही है। 13 साल के बाद ये अमावस्या आई है। क्या जब 13 साल के बाद ये अमावस्या आई है तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ये अमावस्या का शुरुआत में आना अशुभ माना जाता है? क्योंकि पिछली बार मतलब 2013 की शुरुआत हुई थी वो अंगार की चतुर्थी से हुई थी, गणपति बप्पा के सबसे बड़े दिवस या सबसे बड़े दिन से हुई थी। तो क्या ये 2014 की अमावस्या से शुरुआत इस साल को अशुभ बना देगी? देखिए, यहाँ तक अमावस्या, एक बात ध्यान से सुनिए, या तो पूर्णिमा या अमावस्या, इनमें पैदा हुआ बच्चा या इनसे शुरू हुआ दिन जी एक पूर्णता को प्राप्त होता है, चाहे वो किसी तरह का भी हो पूर्ण, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मगर कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, उस दिन की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं,
रात के 12 बजे की कुंड के बाद का अध्ययन करते हैं, अमावस्या ऑन द होल देश के लिए उत्तमता भरा संकेत लेकर आएगी। किसी भी तरह का मुझे कोई भी संदेह नहीं है ये कहते हुए कि अगले साल में जितनी भी घटनाएं होंगी वो देश के पक्ष में होंगी, देश की उन्नति के लिए होंगी, राष्ट्र की अस्मिता बढ़ेगी और राष्ट्र तरक्की करेगा। उसके 4 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं आपको। तुला राशि में शनि, मकर राशि में शुक्र, शुक्र के साथ में सूर्य, कहीं ना कहीं सिर्फ गुरु की परिस्थिति को देखते हैं। जैसे आसाराम बापू या नारायण साईं जैसे लोग बाहर निकले हैं, ऐसे घोटाले अगले साल डेफिनेटली कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे। हाँ, और अमावस्या का इफेक्ट जो है 2 नंबर वाले लोग जो हैं, जो स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, उनके लिए अगला साल जो है वो भारी होगा। इसलिए कहीं ना कहीं धर्म के साथ जो लोग खिलवाड़ करते हैं, जो लोग अपने लोगों के साथ में ईमानदार नहीं है, लॉयल नहीं है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर घातक हमला हो सकता है। शनि की बात करें तो लोहे के व्यापारियों को फायदा होगा, शेयर मार्केट के लोगों को फायदा होगा। सोने की बात करें तो गुरु नीच है, इसलिए सोना और चांदी और प्लेटिनम गिरेगा। वातावरण में ऑन द होल पॉजिटिविटी दिखाई देगी। ये बात यानी मोटे मोटे तौर पर अगर हम कहें तो 2014 जो है वो देशवासियों के लिए अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, आम आदमी के लिए और उसकी जो शुरुआत जो है वो आज आम आदमी की सरकार बनने से हुई है। तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं आपके साथ सहमत हूँ, क्योंकि आम आदमी की सरकार बनने से देश का कितना भला होगा वो तो आगे जाकर देखा जाएगा। लेकिन अब जो है 2014 की जो भविष्यवाणी है उसकी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले मित्रों, एक बात ध्यान रखो कि केतु आपके लगन में बैठा हुआ है, राहु आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल रखें, केयरलेस ना हो। और कहीं भी अगर आप केयरलेस होते हैं तो हो सकता है बीमारी घातक हो जाए। मगर यहाँ तक व्यापार की बात करें, व्यापार में डेफिनेटली लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। जो लोग स्त्रियां, लड़कियां या लड़के मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, नवम स्थान को देखते हैं, दसम स्थान को देखते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए लाभ के योग बनते हुए दिखाई देते हैं, प्रगति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं सूर्य, बुध और चंद्रमा चंचलता, अस्थिरता जरूर लाएगा, मगर उस अस्थिरता के पीछे भी आपके लिए ग्रोथ छिपा हुआ दिखाई देता है। और दसम स्थान को देखें तो व्यापार में वृद्धि होगी, कर्म स्थान अच्छा है। ऑन द होल मेष राशि वाली स्त्रियां जो हैं उनको स्किन प्रॉब्लम से पीड़ित होना पड़ सकता है। अपनी सेहत का, हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है। स्त्रियों के लिए भी यह साल पर्टिकुलरली मेष राशि वाली स्त्रियों के लिए भी लाभकारी दिखाई देता है। 80% लाभकारी मेष राशि वालों के लिए। लाल रंग का उपयोग और गणपति बप्पा की आराधना आपके लिए शुभकारक रहेगी। 2014 31 तारीख 12 बजे से ये भविष्य शुरू होगा, इसलिए ये बात आज से नोट करिए, मगर उसकी एप्लीकेशन परसों से शुरू होती है जी। लेकिन जहां तक बरकत की बात है मेष राशि के लिए कि कैसे हो सकता है ये साल? डेफिनेटली मेष राशि वाले 80% लाभ का, क्योंकि ये शुक्र अपने मित्र की राशि दसम स्थान में बैठा हुआ है, कर्म स्थान बोलते हैं उसको, लाभ स्थान को, वहां से वो अपनी पहली दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं बरकत के लिए, धंधे के लिए, व्यापार के लिए मेष राशि वालों के लिए वर्गोत्तम साल में बना जाएगा। अगर हम 100 अंकों की बात करते हैं तो 100 में से कितने 80%। हाँ, तो ये उनके लिए, जैसे आपने कहा कि देश के लिए अच्छा होगा, उस तरह से मेष राशि वालों के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल सही जी। पंडित जी, अब हम मुड़ते हैं दूसरी राशि की ओर, वृषभ राशि की ओर। देखिए, वृषभ राशि वाले एक बात ध्यान दें कि आपकी राशि का स्वामी जो है वो है शुक्र। शुक्र जो है इस वक्त शनि की राशि मकर राशि में विराजमान है और उसके साथ में मित्र सूर्य भी हैं। और मगर कहीं ना कहीं दूसरे स्थान को देखा जाए तो धन स्थान को देखते हुए गुरु वहाँ बैठा हुआ है, जिसके कारण आने वाला धन रुकता हुआ दिखाई देता है। पहले 3 महीने से 4 महीने तक आने वाला धन रुकता हुआ दिखाई देता है। धन के पीछे ज़्यादा मत भागिए। हाँ, किसी के ऊपर यकीन मत करिए और किसी की जामीन यानी किसी की विटनेस मत दीजिए। धन के मामले में सतर्क रहें।
नौकरी पेशा वाले बच्चों के लिए अच्छा है, देयर इज नो टू डाउट इन इट। मगर नवम स्थान पर बैठा हुआ शुक्र जो है, आर्किटेक्ट, डायमंड ज्वेलरी में काम करने वाले लोग, गोल्ड ज्वेलरी में काम करने वाले लोग, और कहीं ना कहीं जो लोग डिजाइनिंग का काम करते हैं, फिल्म वाले हैं, उनके लिए वृषभ राशि वालों के लिए वर्गोत्तम साल माना जाएगा। जहां तक इनकी बरकत की बात है या संतति की बात है, तो इनके लिए कैसे होगा? वृषभ राशि वालों के लिए संतति की बात करें तो पंचमस्थ मंगल बैठा हुआ है, इसलिए सिजेरियन से बच्चे की बात, अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा और हो रहा होने वाला है, तो वृषभ राशि वाली स्त्रियों को संतति जो है वो सिजेरियन से होगी, डिफिकल्ट होगी। हाँ, बच्चा होने के योग वृषभ राशि वालों को जो नहीं है, गणपति की आराधना से होने के योग बनेंगे। और बरकत की जहां तक बात है, बरकत यहाँ तक मैंने 4 सेगमेंट गिनाए जी। आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइनर, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, फिल्म वालों के लिए बहुत अच्छा योग, आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ये मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं जी, उनके लिए भी बहुत सुंदर साल शुरू हो रहा है। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 65 to 70% शुभ माना जाएगा। शुक्रवार को महालक्ष्मी की आराधना करें और हो सके तो सैफरन कलर का चुनरी जो है माता के चरणों में चढ़ाएं, उससे आपको लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, अब तीसरी राशि जी, मिथुन राशि की जब हम बात करते हैं तो मिथुन राशि वाले मित्रों, एक बात ध्यान रखो कि लगन में बैठे हुए गुरु जो हैं कहीं ना कहीं आपको और आपकी सेहत को विचलित कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर है तो दवाई टाइम पे लीजिए, डायबिटीज़ है तो घूमना फिरना कतई बंद मत करिए, क्योंकि वो आपकी बढ़ सकती है। बुध और सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है, स्त्री से विशेष लाभ मिल सकते हैं। जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई मिथुन राशि वालों की, उनकी शादियों के योग बनते हैं। लड़के के लिए लड़की भाग्यवान होगी, लड़की के लिए लड़का भाग्यवान होगा। ये मिथुन राशि वालों के लिए सुंदर योग बनाता हुआ दिखाई देता है। मिथुन राशि वालों, माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर माँ बीमार रहती है तो उसका डॉक्टर और उसकी इंस्पेक्शन, प्रॉपर्ली ब्लड की इन्वेस्टिगेशन सब करवानी बहुत ज़रूरी होगी। और आगे आने वाले दिनों में मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य तो ठीक है, मगर विचलित रहेंगे, अस्थिर रहेंगे। ऑन द होल मिथुन राशि वाले खाद्य पदार्थों के लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। मिथुन राशि वाले ज़्यादा लाभदायक होंगे अगर इस तरह से सारी चीज़ें जो पंडित जी ने कही वो अगर आपके साथ होती है तो। पंडित जी, भविष्यवाणी में अब तक हमने भी इसकी अगर हम पकड़ेंगे ना जी, तो मिथुन राशि वालों की 60% उत्तमता भरी दिखाई देती है। 60% गुलाबी रंग का उपयोग करें और गजलक्ष्मी की आराधना करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, अब तक हमने 3 राशियों को जान लिया, 3 राशियों का भविष्य समझ लिया है आपसे, लेकिन अब जो है भविष्यवाणी में समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। हमें कुछ क्षणों के लिए रुकना होगा। आप कहीं पर मत जाइए। आपकी राशि का भविष्य और इस साल में सबसे बड़ा क्या होने वाला है वो पंडित जी इस कार्यक्रम के आखिर में बताएंगे, लेकिन आप कहीं पर मत जाइए। देखते रहिए भविष्यवाणी। मैं यूं गया और यूं आया। I want to make path-breaking international cinema. You can't just leave. This is not just your film. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम। इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। भविष्यवाणी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है
और ब्रेक पर जाने के पहले हमने 3 राशियों के बारे में पंडित जी से भविष्यवाणी समझ ली थी। अब जो है समय आया है चौथे राशि का, यानी कर्क राशि का। पंडित जी, कर्क राशि की जब हम बात करते हैं तो राशि अधिपति, लग्न अधिपति सूर्य के साथ में चंद्रमा बुध के साथ में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपकी मनोवैज्ञानिक परिस्थिति को थोड़ा सा असुरक्षित करता है। यानी कहीं ना कहीं काम सारे होते रहेंगे मगर असुरक्षिता जो है वो आपके मन में, आपके अंदर असमाई रहेगी। इस बात को दूर करने के लिए प्राणायाम, योगा का सहारा लेना, या एक अच्छी क्वालिटी का चंद्रमा यानी मोती पहनना आपके लिए अति अनिवार्य होगा। मगर मित्रों, शुक्र जो है वो सप्तम स्थान पर शादी के बाद, यानी इस साल अगर शादी होती है तो बल्ले बल्ले, यानी लड़की अच्छी मिलेगी, इन लॉज अच्छे मिलेंगे, उपहार बहुत मिलेंगे, जिससे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। मगर 12वें घर में गुरु जो है वो कभी कभी दुर्घटना भी करवाता है। इस बात का ध्यान रखें कि आउटफ्लो बहुत ज़्यादा होगा, अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका कैटरिंग, रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थों का कोई भी व्यापार है, चाहे वो पिज़्ज़ा हट है, चाहे मैकडोनल्ड है, उसमें आपको बाकायदा लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। मगर छठे घर में सूर्य, चंद्रमा और बुध, इन तीनों की अगर हम गणना विश्लेषण करते हैं, चिकित्सा करते हैं राजेश जी की भाषा में, तो डेफिनेटली आपकी विचलितता, असुरक्षा जो है वो रहेगी। ऑन द होल आपका जो ये साल है वो 60% उत्तमता भरा रहेगा। 40% आपको केयर करनी है और अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। पंडित जी, लेकिन जहां तक कर्क राशि के लोगों की बात है, कौन सा समय, यानी अगर पहले 6 महीने का समय या बाद में इस साल के जो बाद के 6 महीने हैं, यानी जून से लेकर दिसंबर तक के, तो कौन सा समय उनके लिए अच्छा रहेगा, या कौन सा ऐसा महीना है जो उनके लिए अच्छा रहेगा? कर्क राशि वाले, अगर आपको याद हो, कर्क लगन, कर्क राशि, इंदिरा जी से लेकर राहुल जी तक कहीं ना कहीं, इसीलिए मैंने पूछा है क्योंकि बड़े बड़े राजनीति के साथ बैठ के थोड़ी सी बातें अभी समझ में आने लगी है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए कौन सा समय जो है वो अच्छा है, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, देखिए इसी साल चुनाव होने वाले, पर्टिकुलर राहुल जी को पकड़कर तो अपन नहीं चल सकते, मगर कर्क राशि वालों के लिए ये साल असुरक्षा भरा रहेगा। अगर राहुल जी की आप पिछले 3 महीनों से फेस रीडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि उनके चेहरे के ऊपर एक असुरक्षा सी नजर आती है। कहीं ना कहीं वो दुखी नजर आते हैं, चाहे वो इलेक्शन के रिजल्ट थे, चाहे वो आदर्श कांड का एक फटका था, किसी ना किसी तरह असुरक्षा को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बढ़ेगी, ये पूरा साल कंटिन्यू रहेगी, कहीं भी पहले 6 महीने, अगले 6 महीने की बात ही नहीं है। कर्क राशि वालों को असुरक्षा का सामना कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। हाँ, जिनका गुरु उच्च का है, क्योंकि यहाँ पे गुरु इस वक्त नीच बैठा हुआ है, अगर गुरु जिनका 9 नंबर में और 12 नंबर में बैठा हुआ है, 9 नंबर मतलब धनु राशि, 12 नंबर मतलब मीन राशि, उनके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग भी बनते हैं। जी पंडित जी, अब जो है 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि वाले दहाड़ेंगे। वृश्चिक लगन सिंह राशि, नरेंद्र मोदी, कहीं ना कहीं मंगल जो है दूसरे स्थान के ऊपर कुछ ना कुछ अनवांटेड आरोपों के लिए माना जाता है। सिंह राशि वालों, एक बात ध्यान रखो, किसी झमेले में मत पड़ो, अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करो। पुट ऑन ए ब्लिंकर लाइक ए डर्बी हॉर्स एंड डोंट लुक हियर एंड देयर। अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करो, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। तीसरे स्थान के ऊपर बैठा हुआ शनि और राहु कहीं ना कहीं छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सप्तम पंचम भाव में बैठा हुआ बुध, चंद्रमा और सूर्य बच्चों की तरफ से कुछ असुरक्षा पैदा करवाता है। बच्चा अगर हॉस्टल में पढ़ता है तो उसकी कंप्लेंट आएगी। हो सकता है इस साल 8 सब्जेक्ट में से 2 कैटी आ जाएं। सिंह राशि वालों के लिए व्यापारिक माध्यम से बहुत ही सुंदर साल, मगर कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों को अपनी चेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी को अगर स्टेंट लगे हुए हैं या किसी को अगर अस्थमा है तो उनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, किसी तरह का उसमें कोताही मत बरतें, केयरलेसनेस मत बरतें। मगर सिंह राशि वालों के लिए ऑन द होल व्यापारिक माध्यम, धन लाभ, क्योंकि यहाँ तो धन लाभ की बातें करते हैं। जी। आज धन लाभ की बात करें तो उनका दिन बहुत ही अच्छे दिन है, मगर ऑन द होल सिंह राशि वालों के लिए बरकत भरा साल रहेगा।
अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज की बात करें तो डेफिनेटली 70% अच्छा साल माना जाएगा। 70%? 70, क्योंकि उनके ऊपर साढ़े सती भी खत्म हो चुकी है जी। उसका रीजन, और उनको अप्रैल के बाद और लाभ मिलते हुए दिखाई देते हैं जी। पंडित जी, अब अगली राशि जो कि छठवीं राशि है, कन्या राशि। जी जी, देखिए यहाँ तक कन्या राशि की बात करते हैं तो डेफिनेटली वातावरण कन्या राशि वालों के लिए, मंगल जो है वो लगन में बैठा हुआ है जी। तो न्यूरो प्रॉब्लम से अगर कोई कन्या राशि वाले पीड़ित हैं तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज में काम करने वाले बच्चे जो हैं उनको षड्यंत्र से दूर रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं षड्यंत्र जो है उनके लिए भारी पड़ेगा और उस षड्यंत्र से उनकी नौकरी भी जा सकती है। कन्या राशि वालों के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले जो लोग हैं उनको आगे जाकर फॉरेन में जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है। हर रोज सुबह उठकर कन्या राशि वाले जो हैं वो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। दूसरे घर में शनि और राहु अकस्मात धन लेकर आते हैं, अकस्मात धन की हानि करते हैं। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है कि हाउ डू यू मेजर योर लिमिट्स, कंट्रोल योर इमोशन, धन का संचय करें, बचत करें। शेयर मार्केट वालों को लाभ मिलेगा। और जिनकी शादी होनी है उनके लिए ये कन्या राशि वालों की जिनकी शादी होनी है उसमें 12 नंबर 3 उनके लिए भी लाभकारी दिन है। अपने प्रेमी के साथ शादी होने के योग बनते हैं आपके, जिससे आप बहुत देर से सपना सजोए बैठे थे, उससे रोमांटिक साल रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। हनीमून पे जाएंगे, अपनी पत्नी के साथ में घूमने जाएंगे और कहीं ना कहीं वातावरण शुद्धिकरण का है अच्छा। और जहां तक बरकत की बात है, धन की बात है या कुछ गाड़ी घोड़ा की बात है, मैंने बोला जेवरात की बात है, शनि और राहु अचानक धन लाते हैं। अचानक आप आज आपने 50,000 रुपए कमाए, शाम को आपने खर्चा कर दिए। हाँ, अचानक पैसा आएगा, अचानक जाएगा। कन्या राशि वालों आप घर बुक कर सकते हो। क्या बात है, क्योंकि आपके ऊपर भी साढ़े सती चल रही है, तुला के ऊपर भी, वृश्चिक के ऊपर शुरू हो रही है। कहीं ना कहीं मंगल लगन में बैठा है। और अगर जिनको नौकरी चाहिए, जिनको कई बड़ी नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनके लिए कन्या रिस्क लेकर नहीं करना है आगे काम, नहीं करना, रिस्क नहीं करना। जब आपको पहले एक नौकरी आपके हाथ में आ जाए तो दूसरी छोड़ दीजिए। ये ना हो कि यहाँ आपने छोड़ दी और वहाँ आपके हाथ में नहीं है। इसलिए अपने आप को, आई टोल्ड यू शुड नो योर लिमिट, कंट्रोल योर इमोशंस। ऑन द होल 70 से 80% उत्तमता भरा साल। पीले रंग का उपयोग करें, गणपति बप्पा को दूर्वा चढ़ाएं। पंडित जी, जहां तक प्रतिशत की बात है, कितनी प्रतिशत कन्या राशि वालों के लिए ये जो 2014 फलदायी होगा? 70 से 80%। क्या बात है। हाँ। तो 70 से 80 की अगर आप बात करते हैं तो ये तो मेष राशि वालों तक इन्होंने कॉम्पीट कर लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। पंडित जी, अब अगली राशि तुला। देखिए, तुला राशि की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली एक बात पक्की है कि तुला राशि वालों को छोटे मोटे दुर्घटना से बचना है। गाड़ी तेज नहीं चलानी, कहीं भी कोई भी किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा होता है तो वहां से परे हो जाना है जी। एक बात ध्यान रखनी है, चाहे वो रास्ते पर होने वाला झगड़ा हो, राजेश कोचरेकर हैं, चाहे वो राज ठाकरे हैं, चाहे राहुल गांधी है, अपने आप को उसमें डालकर अपना नुकसान करेंगे। मगर व्यापारिक माध्यम से आपके दिन बहुत अच्छे हैं जी। 15 मार्च के बाद आप, ये तो आप लंबे समय से मुझे कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो कहीं अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे। आप तो छाए हुए हैं सब जगह, हर बड़ा आदमी आपको मिलने के लिए तरसता है, तो इसलिए आपके अच्छे दिन हैं, भगवान की कृपा बनी हुई है। मगर कहीं ना कहीं व्यक्तिगत ना जाते हुए डेफिनेटली तुला राशि वालों के लिए तुला की साढ़े साथी की जो आप कुछ बात कह रहे थे, हाँ, तुला की साढ़े सती जरूर है, मगर शनि उच्च का है ना इस वक्त जी, इसलिए आपके व्यापार में लाभ मिलेगा, धन का आगमन होगा। कहीं ना कहीं स्त्री के साथ में किरकिरी जरूर होती रहेगी तुला राशि वालों के लिए। आम, ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। स्त्री से झगड़े से, इंडिफरेंस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से बचें और हो सके तो स्त्री की सेहत का भी विशेष ध्यान रखें जी। 15 मार्च के बाद में धन आगमन के ज़्यादा योग हैं। कोई नया व्यापार, नया घर, ऐसा कुछ आपके जीवन में आ सकता है। छोटा घर बेचकर बड़ा घर लेने के योग बन सकते हैं। छोटी वाहन बेच के बड़ा वाहन खरीदने का योग बनता है। इसलिए ऑन द होल 70% उत्तमता भरा साल जी। महामाई की आराधना और ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज्यादा करें जी। पंडित जी, अभी अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले एक बात का ध्यान रखें कि
शुक्र बदल गया है। शुक्र बदलने का मतलब कहने का कि सेकंड हाउस में चला गया शुक्र, ठीक है। अनवांटेड रिलेशन को त्याग दें, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जो है उनको। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, मंगल जो है वो 6 नंबर यानी बुध की राशि में बैठा हुआ है। वातावरण आपके पक्ष में होता होता परे हो जाता है, निवाला आप मुंह पे आता हुआ गिर जाता है। और अगले साल कम से कम फरवरी 20 तारीख तक ऐसा रहेगा, उसके बाद में 3 महीने बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद जून के बाद में फिर 2-2.5 महीनों का ध्यान रखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों को अनैतिक संबंधों से दूर रहना पड़ेगा। विदेशी यात्रा ज़्यादा करेंगे तो लाभ मिलेगा। डॉलर, पाउंड, धराम, इनमें आपको लाभ मिलता हुआ जरूर दिखाई देता है। गुरु अष्टम भाव लेकिन में, ये जो वृश्चिक वालों की बात आपने कही, ये जो लाभ होगा ये क्या मेहनत की कमाई से होगा या कहीं लॉटरी लगेगी? लाइजनिंग में भी हो सकता है, लाइजनिंग में भी हो सकता है। मगर गुरु सप्तम अष्टम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए अपने पेट का, लोअर एब्डोमेन का पूरा ध्यान रखें। जी पंडित जी, अब हम मुड़ेंगे अगली राशि की। इसमें हमने प्रतिशत नहीं बताया। जी। वृश्चिक राशि वालों के लिए 50 से 55% उत्तम तमरा साल। ऐसे क्यों? मतलब ये बहुत ही इनके लिए थोड़ा मंगल नहीं, मैंने बोला ना बहुत ही चैलेंजिंग पहले 1.5-2 साल पहले, क्योंकि वो भी शुरू हो रही ना साढ़े सती भी, कहीं ना कहीं साढ़े सती शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं गुरु की प्लेसमेंट देखो, मंगल की प्लेसमेंट देखो, तो उन चीज़ों को देखकर लाभ के योग जो हैं वो अच्छे हैं, मगर औसतन है। जी, अब जो है अगली राशि धनु राशि। धनु राशि गुरु की अपनी राशि है। धनु राशि वाले गंभीर, थिंकर, राइटर, जितने भी धनु राशि वाले लोग हैं वो अपने आप को डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुरक्षित पाएंगे। जी, धर्म कर्म से जुड़े हुए लोगों का लाभ मिलेगा। साइंटिस्ट हैं जितने भी धनु राशि वाले, उनको तो बहुत सुंदर उपहार मिल सकते हैं। कहीं लोगों को पद्म विभूषण, पद्मश्री मिल सकते हैं। बड़े बड़े लेखक जो हैं उनको सम्मानित किया जा सकता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं उनकी सफलता के झंडे गाड़े जा सकते हैं। देश विदेश में उनका नाम होगा। क्योंकि मगर एक बात वहाँ पर भी विरोधाभास, क्योंकि गुरु की राशि में बुध जो है वो आपको कंपटीशन से बाहर आने नहीं देगा। लड़ना है और परिश्रम करना है, फिर जाकर और बातें खिलेंगी। वैसे ये साल आपके लिए 80 से 85% उत्तमता भरा है। धनु वाले के लिए? हाँ, 80 से 85% उत्तमता भरा है। यानी तो फिर मेष से भी फलदायी होंगे ये लोग? मेष से भी फलदायी होंगे जी। लेकिन इनको अगर ख्याल रखना है तो किस चीज का ख्याल रखना है? अपने जैसे आपने वृश्चिक वालों को कहा कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या कोई अनैतिक संबंध हो, उनसे दूर रहें। इनको धनु राशि वालों को अपने सीक्रेट्स ओपन नहीं करने। अवार्ड मिल रहा है, जितनी देर तक मिल ना जाए उतनी देर तक नहीं। पैसा ट्रांसफर आपके अकाउंट में हो रहा है, कतई लोगों को मत बोलिए। अपनी सोच को बदलना है जी। ये नहीं कि शादी हुई नहीं और बाजा पहले ही बजा दिया, इसलिए इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। पंडित जी, अगली राशि जो मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर साल। क्या बात है, क्योंकि मेरिट में आएगा क्या ये साल? 90% के ऊपर जाएगा? देखिए 10 नंबर मकर राशि, शुक्र फ्रेंडली असेंडेंट, देशों विदेशों में धन लाभ के योग बनेंगे, नए मित्र बनेंगे, महिला मित्र बनेगी, उनसे भी लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं नए व्यापार शुरू होने के योग बनेंगे। धान, चीनी, खाद्य पदार्थों के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर कंस्ट्रक्शन का काम मकर और कुंभ राशि वाले, कुंभ अगली राशि है, मकर और कुंभ राशि वाले करते हैं तो क्या बात है, बल्ले बल्ले वाला साल है। कहीं ना कहीं मकर राशि वाले राजनेताओं को बहुत बड़े लाभ मिलेंगे। अगर आप अध्यक्ष हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो प्रदेशाध्यक्ष बन सकते हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं तो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए ऑन द होल सुंदर वातावरण बना हुआ है। इनफ्लो जो है
इनकमिंग, हाँ इनकमिंग ज्यादा होगी, आउटफ्लो कम होगा, आउटगोइंग यानी सेविंग होगी, आगमन के योग हैं, आना ज्यादा आएगा माल, इसलिए आपके लिए कम से कम ये साल 85% उत्तम था। यानी हम मकर राशि वालों के लिए ये कह सकते हैं कि उन्होंने जहां पर उंगली रखी वहां से उनका राज शुरू हो गया। कहते हैं ना कि मिट्टी को हाथ लगाएं और सोना हो जाए, इस तरह का है, मगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए जरूर। जी पंडित जी, कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले एक बात का ध्यान रखें, शनि की परिस्थिति को देखते हैं तो शनि नवम स्थान में बैठा हुआ है। जो बच्चे नौकरी ढूंढ रहे थे उनको नौकरी मिलेगी, जो बच्चे शादी करना चाहते थे वो शादी करेंगे, जो बच्चे विदेश जाना चाहते थे उनको विदेश जाने का योग मिलेगा। रोग स्थान में बैठे हुए शनि और राहु, इनडाइजेशन की तकलीफ आपको कुंभ राशि वालों को अक्सर ये साल होती रहेगी। थोड़ा सा अपनी सेहत का, अपने पेट का, एब्डोमेन यानी इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, लार्जर इंटेस्टाइन, इसका ध्यान रखें और हो सके तो गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मंगल पंचम स्थान पर बच्चों की तरफ से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ऑन द होल कुंभ राशि वाले जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बार पहले 3 से 4 मेरिट में आते हुए दिखाई देते हैं। 80% उत्तमता भरा दिन। और जहां तक बात है कि उनको ख्याल रखना है, तो आपने कहा कि स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा उनको। स्वास्थ्य का ख्याल रखने के साथ साथ में पंचम भाव में गुरु जी, और पहले मैंने मंगल बोला था, थोड़ी छोटी सी गलती हुई, मंगल नहीं गुरु है पंचम भाव में, तो इसलिए आप अपने बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखें और हो सके आंखें बंद करके कंसंट्रेट करके अपने घर से निकलें। 6 घंटे में जो 10 बजे से लेकर 6 घंटे का दिन होता है उसमें बहुत कुछ प्राप्तियां मिलेगी। जी पंडित जी, अब आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि मछली की राशि है जी, यानी आपने देखा होगा कि मीन राशि 2 मछलियां होती हैं। जी जी, चंचल, अस्थिर, अचानक किसी के ऊपर विश्वास कर लेना, वो नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं, ये अभी समय ऐसा है कि नहीं करना है। दूसरे घर में केतु, अचानक आपको कोई ना कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा, बोलेगा यहाँ 10 लाख रुपए लिए आपके लिए फ्लैट बुक करता हूँ, तो वो 10 लाख रुपए के लेकर भाग जाएगा। डोंट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। आप बहुत इमोशनल हैं। व्यापारिक माध्यम से 10वें घर में बुध ट्रेडिंग का काम करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, लाभ मिलेगा, मगर आप आंखें बंद करके किसी के ऊपर यकीन ना करें। वो स्वास्थ्य को लेकर जहां तक मीन राशि वालों के लिए ये 2014 किस तरह का रहेगा? इंप्रूव होगा। अगर आप बीमार थे तो आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होगा और आगे जाकर आपको सेहत के लेवल पे जो कुछ कठिनाइयां थी वो दूर होती हुई दिखाई देती हैं। और मित्रों, बहुत सुंदर बात यह है कि लाभ के घर में शुक्र बैठा हुआ है, तो लाभ तो होगा ही होगा। लाभ बहुत होगा, स्त्री से लाभ होगा। अगर आप कांग्रेस में हैं तो सोनिया गांधी बुलाकर शाबाशी दे देगी, समझे आप? कहीं ना कहीं वातावरण आपके पक्ष में होगा और आपको उसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। जहां तक विवादों की बात होगी तो मीन राशि के लिए कितने इस साल मीन राशि वालों को विवादों में रहने की आदत होती है, तो इसलिए आप ये मत कहिए कि होगा। वो उनको अच्छा, अगर कुछ दिन में 1-2 विवाद ना हो, हफ्ते में 2 हफ्ते में अखबार में नाम ना आए, तो उनको नींद नहीं आती। कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात करते, मगर दिल के बड़े साफ होते हैं, दिल के साफ होते हैं, फटाफट गुस्सा करके फटाफट माफ़ी मांग लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए ऑन द होल ये वर्ष जो है 65% उत्तमता भरा दिखाई देता है। मछली को दाना डालें, मछली को दाना डालने से आपको लाभ मिलेगा। साथ में अपनी माता के चरणों में ढोक लगाएं, उससे और लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, अब जहां तक बात है, हमने 12 राशियों का भविष्य जो है आपसे समझ लिया है, और साथ ही साथ देखिए जो पहले 3 राशियों की अगर हम बात करते हैं 2014 को लेकर, तो सबसे पहले अंक जो आपने दिए हैं वो दिए हैं धनु राशि को, साथ ही साथ आपने दिए हैं मेष राशि को, मकर, और उसके पहले तुला और कुंभ राशि। तुला भी मार्च के बाद तो बहुत ही बढ़िया है। तुला आपने 70% कहा है, लेकिन धनु, मेष, कुंभ, ये मकर भी है क्या? हाँ, मकर भी अच्छा है ना। मकर तो 85 to 90%। हाँ, मकर तो सबसे ऊपर है। हाँ, तो मकर जो है 90% आपने कहा है कि कामयाब भरे लोग रहेंगे इसके।
जहां तक मकर, धनु, मेष और कुंभ की हम बात करते हैं तो पूरा साल इनके लिए झमाझम रहेगा या पहले कुछ 6 महीने इनके लिए अच्छे रहेंगे या बाद के 6 महीने अच्छे रहेंगे? देखिए, महीने की अगर औसतन पकड़े हम तो महीने में 25 दिन इनके लिए अच्छे रहेंगे। महीने में 25 दिन रिस्क लेकर काम कर सकते हैं। हाँ, और काम में सफलता मिलती है तो उसमें हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं, ज़मीन के ऊपर खड़े होकर काम करेंगे तो ये साल में कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। जी, यानी अगर देखा जाए तो 2014 साल पर राज करने वाले लोग होंगे जिनकी राशि मकर राशि होगी, दूसरे स्थान पर रहेंगे धनु राशि वाले और तीसरे स्थान पर रहेंगे मेष राशि वाले। तो ये है पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणी। और पंडित जी, जहाँ तक बात है कि अब हमने राशियों को समझ लिया है, मैं पंडित जी एक बहुत ही बड़ा उपहार देने वाले हैं हमारे दर्शकों को, उसकी जो अनाउंसमेंट है या उसके बारे में मैं आखिर में आपसे कहूँगा। लेकिन पंडित जी, जहाँ तक बात है दलाल स्ट्रीट की, दलाल स्ट्रीट के लिए 2014 किस तरह से रहेगा? देखिए, दलाल स्ट्रीट के लिए 2014 हरियाली भरा रहेगा। कहीं ना कहीं 2014 में मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक बार 25,000 का आंकड़ा छूते हुए देखा जी, एक बार 25,000 का आंकड़ा छूते हुए डेफिनेटली देख रहा हूं। और कहीं ना कहीं वातावरण अगर हम देखते हैं तो दलाल स्ट्रीट में इंफ्रास्ट्रक्चर, दलाल स्ट्रीट में बैंकिंग, ये क्षेत्र जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और निफ्टी को भी मैं कहीं ना कहीं 6,800 6,900 के करीब यानी जाते हुए दिखाई देती है। गोल्ड जो है, मुझे ऐसा मेरे हिसाब से लगता है कि $1,000 यानी $1,000 से नीचे आ जाएगा, 27,000 से भी वापस नीचे आ सकता है। तो शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव हूँ। अगर मार्केट में 1,000-1,500 रुपये का एक डाउनफॉल आता है तो उस वक्त आप इन्वेस्ट करके चुपचाप बैठे रहिए, आपको 25 से 30% इसी साल में फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। जो लोग पुराने इन्वेस्टेड हैं, दे शुड कीप इन्वेस्टेड एंड सेल इन द समवेयर नियर दीपावली, 2014 की दीपावली के करीब बेचना चाहिए माल। जी जी, पंडित जी, रियल एस्टेट और ऑयल, इन दोनों के बारे में आप बात करेंगे और उसके बाद जो है इस हमारी जो समय सीमा है वो हमें अनुमति नहीं दे रही है, तो जिसके चलते ऑयल के लिए किस तरह का रहेगा ये 2014 साल? देखिए, यहाँ तक ऑयल की बात करें तो ऑयल $95 से लेकर $105 तक झूलता रहेगा, मगर इन दिनों कहीं ना कहीं $105-106 छू सकता है। आगे आने वाले दिनों में ऑयल के प्राइजेस कम होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, $90 भी हो सकता है। वातावरण कहीं ना कहीं, माहौल अगर देखेंगे तो माहौल में कमतरी नज़र आती हुई दिखाई देती है। मगर शेयर, अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में जो समुद्र के पानी के साथ में शहर बसे हुए हैं उनमें बढ़ोतरी, यानी मुंबई में भी रियल एस्टेट में जो कमी आनी है वो मार्च तक आ सकती है। उसके बाद मुंबई में फिर एक बार रियल एस्टेट उठता हुआ दिखाई देता है। बिल्डर भाइयों के लिए, कॉन्ट्रैक्टर भाइयों के लिए बहुत ही सुंदर हैं, बढ़िया दिन है। और यहाँ पर आपने जो राजेश जी मुझे बोला कि मैं यहाँ 1 जनवरी को हम वापस एक उपहार लेकर एक कार्यक्रम के माध्यम से आपके पास आएंगे। 1 जनवरी को बहुत से लोग बाहर होते हैं, मगर अगर लेमन न्यूज़ से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली 1 जनवरी को कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ भी की जा सकती हैं जो हो सकता है पिछले पूरे साल में हमने कुछ की, उनको कुछ दोहराएंगे। अगले साल में कुछ नए मुद्दे उनके ऊपर, यानी कहाँ कौन से विश्व के कौन से देश में भूकंप आएगा, कौन सा देश तरक्की करेगा, कौन सा देश भारत का प्रेमी होगा, कौन सा देश भारत का दुश्मन होगा और कैसे जाएगा 2014 का सफर। और उसमें हम ये लोगों को, हमारे दर्शकों को ये समझाएंगे कि 2014 में जिनकी जो राशि है या जो उनके लिए समस्या है, उनके लिए वो क्या उपयोग में लाए और किसका प्रयोग करे ताकि उनके लिए 2014 साल जो है वो उनके लिए फलदायी होगा, कामयाब भरा होगा। मित्रों, हम आपको कुछ ऐसे टोटके बताएंगे, कुछ ऐसे स्टोन थेरेपी है, जैसे कलर थेरेपी है, कुछ ऐसी चीज़ों का यहाँ पे चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगी और डेफिनेटली उससे 2014 जो है आपका सुखमय होगा। छोटी छोटी घर में बातें होती हैं, आप बच्चे को डांट कर बुलाते हैं तो रोने लग जाता है, प्यार से गाल थपथपाते हैं तो वो हंसने लग जाता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ग्रहों में भी ऐसी
भावनाएं होती हैं, ऐसा प्रेम होता है कि वो आपको लाड भी करते हैं, वो आपको मारते भी हैं। उन ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना है उसके ऊपर हम डेफिनेटली आपके समक्ष 2014 के पहले दिन अमावस्या के दिन आएंगे और अमावस्या से दूर, उसकी बुराई से दूर कैसे रहें उसके ऊपर भी चर्चा करें। जी पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। भविष्यवाणी में आपने 12 राशियों की भविष्यवाणी की है, साथ ही साथ शेयर मार्केट की हालत क्या होगी ये बताया है, साथ ही साथ जिस राजनीति की भविष्यवाणी के लिए आप दुनिया भर में जाने जाते हो उस राजनीति में 2014 में जो 3-4 शख्सियत है उनके लिए क्या होगा ये भी आपने बताया है। और जैसे कि आपने हमारे दर्शकों को एक नए साल का उपहार देने का मन बना लिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आपका गुरु जो है उसकी अगर आपके साथ महादशा चल रही है, शनि की जो है दृष्टि आपके प्रति वक्र हुई है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हालांकि पंडित राजकुमार शर्मा आपको जो भी टोटके बताएंगे उसके ऊपर आप काम करेंगे तो आपका 2014 साल जो है बहुत ही फलदायी होगा। इतने विश्वास के साथ पंडित जी भविष्यवाणी में हम अनुमति लेते हैं आपसे और यहीं पर रुकते हैं क्योंकि समय सीमा जो है वो हमें अनुमति नहीं दे रही है, जिसके चलते भविष्यवाणी कार्यक्रम में हम यही रुकेंगे। आप इंतज़ार कीजिए पहले दिन का, यानी नए साल के 2014 के 1 जनवरी का। उस दिन पंडित राजकुमार शर्मा फिर एक बार आपको मिलेंगे और बताएंगे कि आप क्या करें ताकि आप फल हासिल करें 2014 में और कामयाब हो जाए। आज यहीं पर रुकते हैं। आप इसी तरह से लेमन न्यूज़ के साथ जुड़ते रहिए और देखते रहिए ताज़ा तरुण खबरें के लिए लेमन न्यूज़। नमस्कार। आजाद भारत में आजादी के 1 साल बाद ही घोटाले की शुरुआत हो गई थी। 1948 में जीप खरीद घोटाला सामने आया था, जिसमें 80 लाख रुपए के घोटाले की बात सामने आई। आजादी के 5 दशक बीत चुके हैं और हर एक दशक एक से बढ़कर एक घोटाले का गवाह बना। घोटाले की रकम देखकर ऐसा लगता है मानो घोटालेबाजों में एक दूसरे से हमेशा आगे निकलने की होड़ मची है। साल 1948, जीप खरीद घोटाला। ये घोटाला 80 लाख रुपए का था। अब बात करते हैं 1950 से 60 के बीच हुए घोटाले की। साल 1956, BHU फंड घोटाला। ये घोटाला 50 लाख रुपए का। साल 1957, मुद्रा स्कैंडल घोटाला, 1.25 करोड़ रुपए का घोटाला। 1960 में सामने आया तेजा लोन घोटाला, 22 करोड़ का ये घोटाला था। बात करते हैं 1960 से 1970 के बीच के घोटालों की। घोटालेबाजों ने इस दशक को लगता है बख्श दिया। 1970 से 1980 के दौरान की बात करें तो केवल कुआं ऑयल डील घोटाले की बात सामने आई। 1976 में कुआं ऑयल डील का घोटाला सामने आया, जिसमें 2.2 करोड़ रुपए का घपला हुआ था। 1980 से 1990 की बात करें तो इस दौरान घोटालेबाजों ने अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। 1987 में HDW कमीशन का घोटाला, देश को 20 करोड़ रुपए का चूना लगा। 1987 में ही आया बोफोर्स तोप घोटाला, 65 करोड़ रुपए का ये घोटाला उस वक्त तक ये सबसे बड़ा घोटाला था। 1989 में सेंट किट्स फोर्जरी, ये 9.45 करोड़ रुपए का घोटाला था। एयरबस स्कैंडल 1990 में आया, 2.5 करोड़ प्रति सप्ताह का चूना। 1990 से साल 2000 के बीच तो मानो घोटालों की लाइन लग गई। करीब 10 कुख्यात घोटाले इस दशक में सामने आए। 1992 में